गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास के लिए हम अगले कंसेप्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। बेटा आज के कंसेप्ट का टॉपिक है इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में यानी कि आम व्यक्ति की भाषा में समझना चाहें कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट में एक थॉट जनरेट होता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स यानी कि देश की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, राजनीतिक सीमाएं जो हैं, उसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने जाते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स एज ए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, तब इसका मीनिंग थोड़ा सा इन डेप्थ हो जाता है। और वो इन डेप्थ मीनिंग क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसका हिडन मीनिंग भी मैं आपको डिलीवर करूँगा। डेफिनेशन पार्ट ये कहता है, यूनाइटेड नेशंस ने डेफिनेशंस प्रेजेंट की है बेटा, और यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी और ज्योग्राफिकल टेरिटरी इज दैट ज्योग्राफिकल बाउंड्री और लोकेशन, यानी कि डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी कहें एक ही बात है। पहले तो ये बात सीखिए, ये है क्या, एक तरह की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या लोकेशन है विद इन विच एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट, किसी भी एक सरकार का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री और टेरिटरी में एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और खास बात क्या है, विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, यानी कि उस कंप्लीट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तीन चीजें फ्रीली सर्कुलेट करेंगी, यानी कि पर्सन्स हुए, गुड्स हुए या कैपिटल हुई। इन तीनों के फ्रीडम पर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होंगी। अब पॉलिटिकल बाउंड्री से डोमेस्टिक बाउंड्री या डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कैसे अलग है। जैसे मैं कहूँ कि भारत की सीमा या भारत की बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, तो एक फिगर हम बोल सकते हैं 8,817 किलोमीटर, 8,817 किलोमीटर भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री है ना। इसके बियॉन्ड दूसरे देश चालू हो जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो हमने कहा है, ये एक नैरो कंसेप्ट है, और डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी बेटा मच वाइडर कंसेप्ट होता है। मतलब ये उस कंसेप्ट को बताता है कि हम कहाँ तक जाकर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को हम कहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन एरियाज को भी डोमेस्टिक टेरिटरी हमें समझाने में मदद करता है। इसलिए वापस से मैं इसके डेफिनेशन पार्ट को एक बार बोलूंगा, इट इज दैट ज्योग्राफिकल बाउंड्री और लोकेशन, यानी कि यह वह ज्योग्राफिकल बाउंड्री या लोकेशन है एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट, जिसमें एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शासन होता है, प्रशासन होता है, एंड विद इन विच, खास बात यह होती है कि विद इन विच द पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्री। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, और इसमें मैं ये भी सिखाऊंगा आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें नहीं आती हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर एग्जांपल 8,817 किलोमीटर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एयर इंडिया है ना, इंडियन गवर्नमेंट का सेटअप है, तो एयर इंडिया का अगर कोई विमान यानी कि एयरप्लेन अगर इंडिया और लंदन डेली रन करता है, तो जो एयर स्पेस हुआ बेटा इंडिया और लंदन के इन बिटवीन, वो एयर स्पेस इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि इस एयर स्पेस में पीपल्स क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रीली सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा वो कंप्लीट एरिया जहां पर पर्सन्स या गुड्स या कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट करें, वो कंप्लीट एरिया उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, या दूसरी क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल तो दिया मैंने एयरप्लेन वाला यानी कि एयर स्पेस वाला, दूसरा वाटर स्पेस का ले लीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि इंडियन कोई शिपिंग कंपनी है ना, और वो इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बाहर निकल गए, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर, इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर कोई ऑयल एंड पेट्रोलियम का वर्क करती है, यानी कि
पेट्रोलियम निकालने के लिए कोई प्लांट वहां पर सेटअप करती है, तो वो जो कंप्लीट एरिया है वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, क्योंकि वहां पर भी गुड्स, कैपिटल, मशीनरी फ्रीली सर्कुलेट हो रहे हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया जा सकता है, यानी कि और तीसरी क्या खास बात है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। तो थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि हर देश का बेटा एक एम्बेसी होता है ना। यानी कि जैसे एम्बेसी का मतलब क्या है कि एम्बेसी एक ऑफिशियल सेटअप है जहां पर हर देश का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, है ना। जैसे इंडियन एम्बेसी भी होगी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में हर देश की एम्बेसी यानी कि हर देश के हेडक्वार्टर्स है और उन देशों ने उन एम्बेसीज का रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है ताकि जब उन देशों से रिलेटेड कोई बात हो तो वो जो एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने नेशन के पक्ष को रख सके, यानी कि अपने देश की बात को आगे रख सके। तो ये जो एम्बेसीज होती हैं, ये एम्बेसीज उस देश का पार्ट होती है जिस देश को ये बिलोंग करती है, बजाय इसके वो कहीं भी लोकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान देश की एम्बेसी भारत में लोकेटेड है तो पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, बजाय इसके कि वो इंडिया में लोकेटेड है। लाइकवाइज, इफ इंडियन एम्बेसी इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो भले इंडियन एम्बेसी न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, लेकिन एम्बेसी हमेशा उसी देश का की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होती है जिस देश को वो बिलोंग करती है। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। अब क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। तो आउटसाइड द बाउंड्रीज जो भी इस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का हिस्सा है वो कुछ भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब एक कंसेप्ट सिखाता हूं हम कि हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा ही क्यों, Why we have studied the domestic territory और economic territory? क्योंकि बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमें मदद करती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में। वापस से ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखा रहा हूं। द वर्क परफॉर्म विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है ना। यानी कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी होगी उसमें जो कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, नो मैटर कि उसे किसने परफॉर्म किया है, भारत के नागरिक ने यानी कि रेसिडेंट ने परफॉर्म किया है या नॉन रेसिडेंट ने परफॉर्म किया है, इफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज परफॉर्म within the domestic territory of a country, then it is a part of domestic product, and the monetary value of domestic product is known as domestic income. अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अभी इन एग्जांपल्स के थ्रू डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को समझने में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जांपल्स देकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और यस और नो के अलावा आपको रीजन भी देना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाएंगे। और डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो हेल्प करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू भी क्या बनती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम बनती है। अभी आपको सिखाया था। तो
तो आइए वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपकी बुक संदीप गर्ग के एग्जाम्पल्स को ही पिक किया है ताकि आप इजीली वहां से इसे वेरीफाई भी कर सकें। पहला पॉइंट लिखा है बेटा, एयर इंडिया कंपनी। अब कंपनी कहां की है? इंडिया की है, लेकिन ये वर्क कहां पर कर रही है बेटा? लंदन में। और लंदन कहां है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये क्या है बेटा? आउटसाइड। It is outside the domestic territory of India. That's why this point is not covered in the domestic territory of India. बात समझे आप? भले ही एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है? काम कहाँ पर कर रही है? आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, लंदन में वर्क कर रही है। That's why it is not considered in the domestic income or the domestic territory or the domestic product of India. Second point, Microsoft Office, अमेरिकन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन वर्क कहां पर कर रही है? इंडिया। और इंडिया कहां पर आएगा? इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बजाय इसके कि वर्क कौन कर रहा है, आपके देश की कंपनी या फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते समय मैटर करता है आइदर इनसाइड और आउटसाइड। अगर वह काम आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि इनसाइड परफॉर्म हो रहा है, देन इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। इफ द वर्क इज परफॉर्म्ड outside the domestic territory of India, then it is not a part of domestic income of India. No matter who perform the work, whether it is performed by a resident or non-resident, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है बेटा? कि वो वर्क कहाँ परफॉर्म हो रहा है, इनसाइड और आउटसाइड। If it is performed inside the territory of India, then it is a part of domestic income of India. If it is performed outside the territory of India, then it will not a part of domestic income of India. तो भले ही ये अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन वो वर्क कहाँ पर कर रही है? Inside the territory of India. That's why it is a part of domestic income. Third point, company in India. एक कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, लेकिन मालिक कौन है उसका? जापानीज है। तो अभी आपको सिखाया नो मैटर हु परफॉर्म इट, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इफ इट इज लोकेटेड और वर्किंग और परफॉर्म्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो ये भी कंसीडर किया जाएगा, ये भी कंसीडर किया जाएगा, और इसे नहीं करेंगे क्योंकि वो पहला पॉइंट आउटसाइड था, ये भी इनसाइड वाला पॉइंट आता है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री कहां की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है, लेकिन सिचुएटेड कहां पर है? लोकेटेड कहां पर है बेटा? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क क्या आ गया? आउटसाइड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट आ रहा है इंडियन एम्बेसी। अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि एम्बेसी पर एक थंब रूल अप्लाई होता है ना? एम्बेसी हमेशा उसी देश का हिस्सा होती है जिस देश को वो बिलोंग करती है, भले ही वो किसी भी देश में लोकेटेड हो, है ना? जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर पाकिस्तान एम्बेसी भारत में लोकेटेड है, तो भले ही वो एम्बेसी पाकिस्तान की है, लेकिन वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। उसी तरह से भले ही इंडियन एम्बेसी जापान में लोकेटेड है, लेकिन कंसेप्ट आ गया बेटा एम्बेसी का, और एम्बेसी हमेशा उसी देश का पार्ट होगी जिस देश को वो बिलोंग करती है, भले ही वो किसी भी देश में लोकेटेड हो। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज आल्सो कंसीडर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा जिनकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएंगी और इन्हें हम डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर की ओर रखेंगे। अब मैं एक चार्ट के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग याद रख सकें
कि डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है और क्या नहीं आता है। हेडिंग लिखते हैं हम, व्हाई कंसीडरिंग डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम को कंसीडर करते समय हमें किस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है बेटा वेयर के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर वो काम इनसाइड परफॉर्म हो रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में उसे कंसीडर किया जाएगा। इफ द वर्क इज परफॉर्म्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन उसे डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी डोमेस्टिक इनकम का क्वेश्चन आए कि क्या पॉइंट डोमेस्टिक इनकम में आएगा और क्या नहीं आएगा, तो हमें कहां पर ध्यान देना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने आपके लिए। वेयर का कंसेप्ट हमें पिक करना है कि वह एक्टिविटी कहां परफॉर्म हो रही है। इफ इट इज परफॉर्म्ड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, देन इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। बट ऑन द अदर हैंड, if it is performed outside the domestic territory, then it is not a part of domestic income. और सबसे खास बात, no matter मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है who performs it, कि उसे उस एक्टिविटी को परफॉर्म किसने किया है। no matter कौन परफॉर्म कर रहा है, चाहे उसे रेसिडेंट परफॉर्म करे या नॉन रेसिडेंट परफॉर्म करें, दोनों के परफॉर्म किए गए काम को कंसीडर किया जाएगा अगर वह एक्टिविटी इनसाइड हो रही है तो। ठीक है बेटा, इसलिए हमने खास जोर दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो मैटर हु परफॉर्म इट, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फर्क क्या पड़ता है? क्या बात मैटर करती है? वेयर वाली बात मैटर करती है कि इफ वर्क इज परफॉर्म्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड। अगर इनसाइड है तो डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर किया जाएगा, आउटसाइड है तो डोमेस्टिक इनकम में कंसीडरेशन उसका नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट था बेटा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का, जिसे समझाया इसलिए जाता है ताकि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट को भी आसानी से पिक कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं